हेलो दोस्तों। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्यू मिनट्स के थ्रू मैं आपको हर हफ्ते कुछ ऐसे केसेस से रूबरू करवाऊंगा जो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी इंपॉर्टेंट हैं और एज अ जनरल सिटीजन भी आपको पता होने चाहिए कि इन केसेस के अंदर क्या चीज़ें घटित हुई थी। आज हम बात करेंगे लिली थॉमस केस 2013 की। दोस्तों, 2013 की एक घटना याद दिला देना चाहता हूं आपको। राहुल गांधी एक ऑर्डिनेंस उठाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया के अंदर, और उसे फाड़ के फेंक देते हैं। ये जो क्लिप है ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिस्ट समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। वो बात भी सच थी और ये बात भी सच है कि लिली थॉमस केस का पूरा पूरा लिंक है उस ऑर्डिनेंस के फाड़े जाने से। देखिए, डिस्कस करते हैं इस केस में हुआ क्या था। आर्टिकल 102 एंड 191 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं और यहां से हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये बताते हैं कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हो सकती है और क्वालिफिकेशंस भी। तो दोनों चीजें बताते हैं ये। तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का हो, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, उसके बारे में 5 चीजें लिखी गई है जिसके बेसिस पे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सबसे पहली है कि इफ दे होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे अलग से मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकता हूं, बट अगर मुझे थोड़ा से सक्सिंक्ट तरीके से आपको बताना हो तो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसी पोजीशन जहां गवर्नमेंट की तरफ से रेम्यूनरेशन आ रहा हो या गवर्नमेंट की तरफ से किसी ना किसी तरीके का आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा हो, मिलने के चांसेस भी हों, तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। मींस अगर आप एमपी हैं तो उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकते। रीजन बीइंग कि एमपी का जो रोल होता है, वो मकसद होता है, वो लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करने का होता है। खैर, अब आप ये बोलोगे कि मिनिस्टर भी तो एमपी होते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये बोला गया है कि अगर पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से कोई ऐसा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट से बाहर रखा जाए तब वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा। तो मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा जाता है। दैट इज वाई मिनिस्टर्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर टेकिंग सैलरी। अब दूसरी बात पे आते हैं। अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर आप किसी की मानसिक हालत, मानसिक सिचुएशन अनसाउंड डिक्लेयर कर दी जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इफ दैट पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बोरोइंग कर रखी है लेकिन बोरोइंग रिपे नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप हमें पता है कि एक प्राइमरी क्राइटेरिया है टू बिकम एन एमपी और एमएलए। अगर भारत के सिटीजन आप नहीं रहते हैं किसी कारणवश तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड फाइनली, अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया लिस्ट आउट कर दे तो उन डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से पर्सन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ये 4+1 का फॉर्मूला है। +1 मतलब अभी 5th वाले का मतलब है कि पार्लियामेंट कोई कानून बना के किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन। अब पार्लियामेंट ने इस 102 का इस्तेमाल किया और बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसके अंदर सेक्शन 8 से लेके 11 तक बड़ी अलग अलग तरीके की डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 के बारे में। और सेक्शन 8 में 1, 2, 3 ये तीनों जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है ये डील करती हैं कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस से। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर पर्सन इन्वॉल्व होता है या कुछ आईपीसी की धाराएं, आईपीसी के सेक्शन वो वायलेट करता है, जैसे सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी, 295, ऐसे सेक्शन अगर वायलेट करता है एक एमपी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें हम आर्टिकल सेक्शन 8(3) की बात कर रहे हैं, सो अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the date of such conviction। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको क्रिमिनल केस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हो चुकी है, कन्विक्ट वो हो गया, कन्विक्शन का मतलब कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसे कन्विक्ट, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस कन्विक्शन की डेट से, और shall continue to be disqualified for further period of 6 years since his release। अब मान लीजिए उसे 4 साल की सजा हुई थी तो 4 साल के लिए तो वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा ही एमपी की पोजीशन से, लेकिन उसके बाद भी जब वो रिहा हो गया 4 साल के बाद तो 6 years और तक वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो टोटल वो लगभग 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। ये बात होती है सेक्शन 8(3) के अंदर। समझ आ गई आपको? दिस इज क्लियर नाउ। एक सेक्शन हुआ करता था जिसके ऊपर ये सारी कहानी रिवॉल्व कर रही है, वो है सेक्शन 8 सब सेक्शन 4। ये कहता था
in case of a person who on the date of conviction is MP or MLA, disqualification will not take effect till 3 months have elapsed from that date. अब किन लोगों की बात हो रही है? जो लोग ऑलरेडी MP या MLA हैं, उन लोगों की बात हो रही है। पहले तो जस्ट एक डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी कि कोई मनुष्य, कोई बंदा अगर किसी ऐसे केस में फंसा है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो, तो उसे उतने टाइम के लिए तो डिस्क्वालीफाई रहेगा ही, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता MP MLA का, और उसके 6 साल बाद भी नहीं लड़ सकता। यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाली गई 8(4) में, फॉर पर्सन हु आर सिटिंग MPs और MLAs। क्या कहा गया? द डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट टेक इफेक्ट टिल 3 months हैव इलैप्स्ड फ्रॉम दैट डेट। जब उसको कन्विक्शन दी गई 3 महीने तक वो तब भी MP MLA बना रह सकता है। और अगर इस 3 महीने के अंदर अंदर उसने अपने खिलाफ आए हुए ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर दी या उसके लिए एप्लीकेशन दे दी किसी भी हायर कोर्ट के अंदर, किसी भी हायर जुडिशरी में के अंदर जाके उसने अपील कर दी, तो जब तक उस अपील का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। दैट मीन्स वो अपील पे अपील, तारीख पे तारीख ले सकता है और MP या MLA बना रह सकता है अंडर सेक्शन 8(4). अब ये देखने में भी बुरा लग रहा है, एक ऐसा सेक्शन जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जुडिशरी के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं आई हैं कि वो बहुत ही फास्ट पेस पे केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सके। आज के टाइम पे भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम ये प्रोग्रेसिवली पिछली तीनों लोकसभा में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इस जजमेंट के बाद भी कई चीजें शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन कम से कम इस जजमेंट ने कुछ चीजें तो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आई। वो देखते हैं कैसे। एडवोकेट लिली थॉमस एक बहुत ही फेमस एडवोकेट रही हैं। इनफैक्ट वो बहुत ही जानी मानी फीमेल एडवोकेट्स में से रही हैं। 2019 में उनका निधन हुआ, और उसके पहले उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर पिटिशनकर्ता के तौर पे रोल प्ले किया। 2000 का भी एक लिली थॉमस केस है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू बाइगेमी एंड कन्वर्जन। तो वो थोड़ा अलग केस है। यहाँ हम 2013 वाले लिली थॉमस केस की बात कर रहे हैं। लिली थॉमस जी के अलावा लोक प्रहारी नाम के एक NGO ने भी इसमें एक पिटीशन फाइल की थी, तो उसको क्लब करके एक ही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। लिली थॉमस एंड ग्रुप ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 8(4) को चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे कोर्ट के अंदर, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, नंबर 1, एंड फॉर अ पर्सन टू कंटिन्यू एज अ मेंबर कैन नॉट बी डिफरेंट। कहने का मतलब कि अगर आप MP या MLA की डिस्क्वालिफिकेशन बना रहे हो तो आपने यहाँ 2 कैटेगरीज बना दी है। एक ऐसा बंदा जो MLA या MP का चुनाव लड़ना चाहता है, और दूसरा जो ऑलरेडी MP और MLA है, और दोनों के ऊपर आप कानून अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हो। इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सका वेंकट राव 1953 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी उसकी सहायता ली। उसमें इन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 1, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आर्टिकल 191 कहता है कि सेम सेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग एज मेंबर होनी चाहिए। तो ये जो लॉ है ये इस जजमेंट के भी खिलाफ है, प्रायर जजमेंट। ठीक है, एक प्रेसिडेंट सेट किया जाता है जुडिशरी के अंदर, तो जो प्रीवियस जजमेंट्स होती हैं उसको भी आप वायलेट नहीं करते। वो भी एक तरह से कानून की तरह ही फंक्शन करती है, एक तरह से लॉ की तरह फंक्शन करती है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती है। इसीलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। खैर, सेक्शन 8(4) is in contravention of Article 102 and 191. Why? Because these two have not laid down any distribution or discrimination between elected MLAs, मतलब जो ऑलरेडी MLA MP बने हुए हैं, या जो इलेक्शन करने के लिए आए हैं, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन उसने तो नहीं बनाया है। जब उसने नहीं बनाया है तो फिर आप क्यों बना रहे हो? दूसरी चीज ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आपने 2 कैटेगरीज ऑफ MP MLA बना दी है, और ये दोनों का जो क्राइटेरिया है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता। आप लोगों की कैटेगराइजेशन कर सकते हो, ऐसा आर्टिकल 14, 15, 16 में कहा गया है, लेकिन जब तक वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होगी, लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं होगी, तब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही ठहराएगा। तो इसका मतलब राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है आपका सेक्शन 8 सबसेक्शन 4। इसके अंदर सरकार और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा
कि देखो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, इससे छोटा बेंच रहा होगा, के प्रभाकरन वर्सेस पी जयराजन केस के अंदर सब सेक्शन 4 को वैलिड ठहराया। सब सेक्शन 4 कौन सा है? जो इम्यूनिटी दे रहा है एक तरह से इलेक्टेड एमपीज और एमएलएस को डिस्क्वालिफिकेशन से। इन्होंने ये कहा कि सब सेक्शन 4 इसलिए नहीं बनाया है कि एमपी और एमएलए को कोई एडवांटेज दिया जाए, उनको कोई फायदा हो। वो बनाया गया है हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी उन्होंने इसका पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हम ये डिस्क्वालिफिकेशन करते गए और जितने भी एमएलएस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं उन सबको एक एक करके डिस्क्वालीफाई करते गए जस्ट आफ्टर कन्विक्शन, पहली कन्विक्शन के बाद ही, तो क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कहा पहली बात तो मेंबरशिप ऑफ द हाउस वो रिड्यूस हो जाएगी। ये मैं गवर्नमेंट का, सरकार का पक्ष रख रहा हूं। दूसरा, अगर मेंबरशिप ऑफ द हाउस रिड्यूस हो जाएगी तो वैसे भी डेमोक्रेसी के वीकनिंग होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए बहुत ही कम मेजॉरिटी पे पावर में है, अगर उसके 3-4 एमएलए या एमपीज ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपकी थिन मेजॉरिटी वाली जो पार्टीज होती हैं वो ओवरऑल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। और ऐसा अगर होगा तो फिर हम एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हमेशा जब भी ऐसा केस होगा डिस्क्वालिफिकेशन को अगर हम इमीडिएटली अप्लाई कर देंगे, जैसे ही कोर्ट ने केस का रिजल्ट बताया, इमीडिएटली अगर हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो क्या होगा, बाय इलेक्शन करवाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अब मान लीजिए कोर्ट की अपील के बाद वो बंदा जो है उसको एक्विटल मिल गया, है ना, और उस कोर्ट की अपील चलती रही 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब मान लीजिए उसको एक्विटल मिल गया और उतनी देर तक बाई इलेक्शन में किसी और को इलेक्ट करके उसकी जगह बिठा दिया गया था। तो जब बंदा एक्विटल मिल के आया है, यानी कि जिसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्या वो अब ये नहीं कहेगा कि मेरी एमपी की सीट मुझे वापस दो, क्योंकि वो आपने गलत बेसिस पे ली थी, है ना, कह सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा हमारे लिए। तो इस वजह से पार्लियामेंट की जो ये बात थी कि सिटिंग मेंबर्स को अलग क्लासिफिकेशन में रखना चाहिए और जो अभी तक इलेक्ट नहीं हुए हैं उनको अलग क्लासिफिकेशन में रखना चाहिए, वो एक सही फैसला है। लेकिन अब बात ये आती है कि जुडिशरी ने क्या कहा। जुडिशरी ने पहली बात तो ये कही कि पार्लियामेंट की जो पावर है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ प्रोवाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप मस्ट बी सीन फ्रॉम आर्टिकल 102 एंड 191, है ना, क्योंकि वहां पे ई वाले पार्ट में पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कानून बनाने के लिए। पार्लियामेंट इज टू मेक वन लॉ फॉर अ पर्सन टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एंड फॉर बीइंग मेंबर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कहते हुए कि आपको एक ही टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन रखनी है, एक ही बंदे की, एक ही कैटेगरी ऑफ एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन सेम रखनी है, आपने ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं कर। तो चाहे वो एमपी इलेक्टेड है, चाहे वो एमपी बन चुका है, चाहे वो एमपी बनना चाहता है, दोनों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए। पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू मेक डिफरेंट लॉज फॉर अ पर्सन टू बी डिस्क्वालिफाइड। ये इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है। Once a person who was member becomes disqualified by any parliamentary law, his seat automatically falls vacant. तो सीधा सीधा बता दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन जैसे ही डिक्लेयर हो जाती है उसको आप डेफर नहीं कर सकते कि डिस्क्वालिफिकेशन कब से अप्लाई करेगी। तो वहां 8 सबसेक्शन 4 में क्या लिखा था, 3 महीने के बाद अप्लाई करेगी। उस वाले को भी तो डील करना था। तो पार्लियामेंट को यह पावर नहीं है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन लगने की डेट को डेफर कर दे। यानी कि जैसे ही कोर्ट का केस का परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया, जजमेंट आ गई, उसी समय से उसकी सीट हो गई वैकेट। आप 3 महीने वगैरह नहीं दे सकते। जजमेंट का लॉजिक देते हुए, जजमेंट के पीछे रीजनिंग देते हुए जुडिशरी ने कहा कि जुडिशियल डिले वुड लीड टू मेंबर्स कंप्लीटिंग देयर टर्म एंड डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लॉ। अब जुडिशरी में अगर डिले होता रहा, वो बंदा अपने 5 साल पूरे कर लेगा एज अ क्रिमिनल, तो फायदा क्या होगा उसको डिस्क्वालीफाई करने का। और दूसरा, कन्विक्टेड मेंबर्स को अगर हम सभा में बना के रखते हैं तो जो सभा की गरिमा है, सैंक्टिटी है, वो इरोड हो जाएगी। और लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकर्स विल बिकम लॉ मेकर्स, वही बात हो गई। तो लॉ ब्रेकर्स विल बी आर लॉ मेकर्स। ये जजमेंट यहां पे कहती है, देयरफॉर कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 8(4) इज अल्ट्रा विरेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी दोस्तों अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उठा के देखोगे उसमें आपको सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 नहीं मिलेगा, 8(3) तक ही मिलेगा। और ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली एनफोर्स की जाएगी।
प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो डेट ऑफ जजमेंट थी इसकी जुलाई 2013 की जो जजमेंट थी उसके बाद से ही अप्लाई होगा। यानी कि अभी इससे पहले जिन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को सस्पेंड किया गया है वो वैसे ही चलता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब से आने वाले केसेस के अंदर ये वाला सेक्शन 84 नहीं लगेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड। रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड होता तो पहले जो एमपीज जो डिस्क्वालीफाई नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू सेक्शन 84 उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया होता। अब सरकार और सरकारी प्रतिनिधि वर वेरी थोड़ा बहुत उनको लगा कि ऐसे तो फिर बहुत सारे हमारे क्रिमिनल केसेस वाले भाई बंधु हैं, तो फिर उनको कैसे बचाया जाए। उसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट लाने की कोशिश की और ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट लेके आने की कोशिश की इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। जब ये ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट लेके आने की कोशिश की तो राहुल गांधी जी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, ये कहते हुए कि पॉलिटिकली ये एक बहुत ही गलत मूव था। लेकिन इससे ये पता लगता था, पॉलिटिकली बात करें, कि ये पता लगता था कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए यानी कांग्रेस प्लस अदर्स का जो अलायंस बना हुआ है उसमें आपस में ही कुछ असहमति है चीज़ों को लेकर। दिस पॉइंट वाज आल्सो ब्रॉट अबाउट टू नोटिस व्हेन मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जो थे उन्होंने रिजाइन किया था रिसेंटली कांग्रेस से। तो यही ऑर्डिनेंस था जो राहुल गांधी ने फाड़ा था। उस ऑर्डिनेंस में दोबारा ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन को बंद करने की बात कही गई थी। अगेन इट वॉज ब्रॉट अबाउट बट दिस वॉज लेटर विड्रॉन। मतलब ऑर्डिनेंस को जब आपने कंटिन्यू करना होता है 6 महीने के बियॉन्ड तो आपको एक बिल लेके आना पड़ता है जिसको इन्होंने नाम दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स सेकेंड अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल। बट इस कंट्रोवर्सी के बाद, पूरी कंट्रोवर्सी के बाद वो जो ऑर्डिनेंस था उसको बिल के रूप में पास नहीं किया गया। सो दिस वॉज विड्रॉन एंड यही बातचीत चल रही थी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कुछ हद तक कम किया गया है, बट अभी भी कन्विक्शन आने के बाद ही आप डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हो, कन्विक्शन के पहले नहीं। तो अगर सीरियस केसेस किसी एमपी एमएलए के अगेंस्ट है तो कम से कम पहली स्टेज ऑफ कन्विक्शन तक उसे पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेके लिली थॉमस केस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 84 रट लेना है हमने और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस के अंदर। तो अगली बार तक के लिए थैंक यू।